Okay, so we are doing September, December 2025. I hope all of these instructions like they are all clear to you. और एग्जाम में इसको हम स्किप ही करते हैं, इसके ऊपर टाइम इतना लगाते ही नहीं है क्योंकि हर एग्जाम में सेम इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग इट ऑल ओवर अगैन. कमिंग टूवर्ड्स सिनेरियो नंबर वन. ओके, ये जो सिनेरियो वन है ये हमारे पास 10 मार्क्स का होता है. इस पे एक आर्टिकल है हायर स्किल्स का, तो वो पढ़ लें. उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन को प्लान करेंगे. इसमें से आप 10 to 10, 10 on 10 मार्क्स भी उठा सकते हैं. डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ कि आपको ना कंपैरिजन करना आना चाहिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस थिंग. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर क्रूड फॉर द 4 years. ये 4 साल की कोई फाइनेंशियल या टैक्स इंफॉर्मेशन है. लेट्स सी, पहले साल में एम्प्लॉयमेंट इनकम, उसकी सैलरी 2 लाख है विद ऑल द इनकम टैक्स ऑन दिस एम्प्लॉयमेंट इनकम कलेक्टेड एट सोर्स वाया पेई. डिविडेंड इनकम, ठीक है, यानी 2 साल में उसकी एम्प्लॉयमेंट है और उसकी डिविडेंड डिविडेंड इनकम है. ठीक है, अगले साल क्या हो रहा है उसके पास, उसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है. ही टुक अ करियर ब्रेक, ही डिड नॉट वर्क एट ऑल ड्यूरिंग दैट ईयर. उसको डिविडेंड इनकम मिलती है 1 लाख की और वही उसकी टोटल इनकम है. क्रूड हैड अ पोर्टफोलियो ऑफ कोटेड शेयर्स. ही सोल्ड द एंटायर पोर्टफोलियो ऑन 10th अप्रैल और उसके बाद उसको 1,20,000 का चार्जेबल गेन है. ठीक है, देन 25-26 उसको दोबारा जॉब लग जाती है 175,000 पे. एंड दैट्स ऑल. आई होप इस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वेरी सिंपल सिंपल उसकी सिचुएशन, सिनेरियोस के साथ से उसके पैसे लिखे हुए वो क्या अर्न कर रहे हैं. अब करना क्या है, 3 मार्क्स. Explain if there would have been any CGT advantage or disadvantage to Crude of disposing of his portfolio of quoted shares on 1st April 2024 rather than disposing of them on 10th April. कोई फायदा होता है उसको यहाँ पे. उसने आपसे एक फायदा पूछा है और एक डिसएडवांटेज पूछा है और बोला कि अगर वो 1 अप्रैल को चीज बेचे बजाय 10 अप्रैल के तो क्या फर्क पड़ेगा उसको. ही हैज सोल्ड दिस ऑन 10th April 2024. तो हमें सबसे पहले ये पता लगाने के लिए उसकी लाइबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि भाई उसको कितनी लाइबिलिटी देनी पड़ेगी ऑन बोथ द डेट्स. ठीक है, सो आई जस्ट डू इट ऑन एक्सेल. ये रहा. ठीक है, सो पार्ट ए आई एम डूइंग इट ओवर हियर. सो उसने जो शेयर्स अपने सेल किए उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी. अभी उसका क्या है कि कितने के शेयर्स थे, वेयर इज दैट अमाउंट, 120,000 chargeable gains. So we have the chargeable gains 120,000. इसके अंदर से हम एनुअल एग्जेम्पशन माइनस करेंगे. ठीक है, 3,000. और उसकी लाइबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी 20% के ऊपर, राइट, बिकॉज वो एडिशनल रेट टैक्स पेयर है. तो 117,000 के ऊपर मैं जाके सिर्फ और सिर्फ 20% लगा दूं. तो 24-25 में, यानी 1 अप्रैल को वो बेच रहा है 24-25 में, क्योंकि हमारा फिजिकल ईयर कब शुरू होता है, 6 अप्रैल. तो वो जो 10 दिन का डिफरेंस है वो एक्चुअली पूरे साल का डिले है. ठीक है ना, उसको लाइबिलिटी 31 जनवरी 26 को नहीं देनी होगी बल्कि 27 में देनी पड़ेगी अगर तो वो 10th अप्रैल को सेल करता है. बात समझ आती है. सो लाइबिलिटी उसकी सेम रही 24-25 में भी और 25-26 में. ठीक है, लेकिन उसके लिए बेनिफिशियल क्यों होगा, क्योंकि वो 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर उसको पे ऑफ करे. अगर वो 1 अप्रैल 24 में सेल करता है तो इसके लिए उसको 31 जनवरी 2025 में जाके उसको वो करना है, क्या कहते हैं, फाइल करना है अपनी लाइबिलिटी को. लेकिन अगर वो रुक जाता है और वो 9 दिन रुकता है तो तब उसको कब फाइल करना पड़ेगा, 26. तो ये उसको पूरे साल का फायदा है. लाइबिलिटी अलबत्ता उसकी उतनी. बात क्लियर होगी. ये आप रिपीट कर देंगे प्लीज मैम. कोई कह रहा है कुछ. जी जी, मैं कह रहा हूँ ये आप रिपीट कर देंगे प्लीज मैम. क्या चीज, ये डेट्स. जी जी. देखिए, अगर तो 1 अप्रैल 24 में वो अपनी क्या कहना चाहिए डिस्पोजल करता है शेयर्स का, तो कौन से फिजिकल ईयर में फॉल करेगा, ये 24-25 में, जी राइट. तो जी उसको जी. उसकी लाइबिलिटी कब पे करनी पड़ेगी, 31 जनवरी 25 को. लेकिन अगर वो 9 दिन रुक जाता है यानी 6 अप्रैल 24 को नया साल आ गया, हम्म.
इसको मैं 23-24 कर, ठीक है। नया साल आ गया, तो अब उसको इसकी लाइबिलिटी कब पे करनी है? 26 में, तो ट्वेंटी एक साल सिक्स का डिफरेंस है जी। ना, तो टाइम मिल हम्म। गया। जी ठीक हो गया। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, उसने आपसे कहा था कि आप 24-25 की भी निकालेंगे, वो सेम रहेगा, दोनों की वर्किंग्स वुड बी द सेम। आपकी बात लिख सकते हैं कि दोनों सालों में लाइबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आ जाते हैं इनकम टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर, और उसने आपको लिख के दे दिया है कि आप पूरे परफॉर्मा के साथ ये क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चीजें मिस करते हैं, मार्क्स लूज हो जाते हैं। सो 24-25 की वर्किंग करनी है, और पार्ट 1 पहले हम करेंगे। दूसरे पार्ट में उसने लिखा है इफ इंस्टेड ऑफ 1 लाख, ओके ठीक है, पहले हम पहला पार्ट करते हैं, उसके बाद हम दूसरे पे जाते हैं। ओके, हमें निकालनी है इनकम टैक्स लाइबिलिटी। सो इज इट पार्ट बी? यस, इट्स पार्ट बी। ओके, सो 24-25 में उसकी क्या इनकम थी? कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, सिर्फ एक डिविडेंड इनकम है, और बाकी चार्जेबल गेन है। चार्जेबल गेन्स का कोई ताल्लुक नहीं होता इनकम टैक्स से, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी हम अलग से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो वी डोंट हैव दैट, सो एम्प्लॉयमेंट इनकम, सॉरी, कोई एम्प्लॉयमेंट इनकम नहीं है, डिविडेंड इनकम। डायरेक्ट हम डिविडेंड का पोर्शन करते हैं, और डिविडेंड इनकम कितना है उसका? 1 लाख का। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे पर्सनल अलाउंस, 12,570। You will have your taxable income, और अब आप इसमें से इसकी लाइबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर किसी को ये बात नहीं याद रहती कि मुझे क्या करना है डिविडेंड के साथ, तो वो जाके टैक्स टेबल देख ले। इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, इट्स बेटर आप जाके टैक्स टेबल देखें, ताकि आपको पता चले कि आपकी डिविडेंड की एग्जेम्पशन कितनी है। ठीक है, सो इसको जो डिविडेंड की एग्जाम्पशन यहाँ पे मिलेगी, दैट विल बी 500 ऑन 0%। ठीक है, उसके बाद बेसिक रेट बैंड 37,700 का होता है, 500 उसमें से ऑलरेडी टैक्स हो गया। 37,700 माइनस 500। ठीक है, देखिए मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये टैक्स होगा कितने परसेंट के ऊपर? 8.75%। अगर आपको नहीं याद, आप अभी के अभी टैक्स टेबल खोल के देख लें, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या लगा रही हूँ, बिकॉज मुझे ये चीजें याद है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब उसकी कितनी इनकम बाकी है, ये इसके अंदर से आपका 500 टैक्स हो गया, ये टैक्स हो गया, दिस इज लेफ्ट। ठीक है, और इसको हम कितने पे लेंगे? 33.75 डिवाइड बाय 100। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे लगाऊंगी फॉर्मूला। सो माई लाइबिलिटी वुड बी, किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ नहीं आया तो पूछने में, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये फॉर मी। नहीं ठीक है ना। ठीक है, देयर आर नो क्वेश्चंस, तो हम आगे चलते हैं। ओके, पार्ट बी वो कहता है कि अगर 1 लाख की डिविडेंड के बजाय उसको एडिशनल डिविडेंड मिले होते 50,000 के ड्यूरिंग बोथ ऑफ द टैक्स ईयर, हाउ मच एक्स्ट्रा इनकम टैक्स वुड हैव बीन पेड? सो इसके कितने मार्क्स हैं? ओके फाइन। सो 1 लाख के बजाय अगर उसको सिर्फ 50,000 मिले होते, ठीक है, इसको भी कर देते हैं। क्या हो रहा है ये? पार्ट 2 हियर, जो आपका इनकम टैक्स है वो हमने यहीं पे लिंक कराया, वो हुआ इतना। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइबिलिटी उसको 2 सालों की कितनी पे देनी पड़ती है उसको? 50,000, 50,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 साल की बात है, और इसको जो एडिशनल का रेट लगता है वो लगता है 39.35 डिवाइड बाय 100। इधर आ जाता है।
सो दिस इज लाइक द एक्स्ट्रा इनकम टैक्स जो उसको पे करना पड़ता है। इसको कहते हैं मार्जिनल वर्किंग। आप ऑलरेडी एक वर्किंग कर चुके हैं ऑन डिफरेंट रेट्स, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर इसके बजाय आपको ये पे करना पड़ता तो एक्स्ट्रा क्या है। अभी आपने 20,000 पे किए हैं, अगर इस तरह का सीन होता तो आपको 39,000 पे करना पड़ता, यानी कि 19,000 ऊपर, ठीक है। तो इट डजेंट मीन कि आंसर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, डिपेंड करता है। अगर मैंने ये वर्किंग ऊपर रखी होती, फॉर्मूला में लगाती, लेट्स से 39 - 20, तो मेरा आंसर आता पॉजिटिव। एग्जामिनर आपको इस बात की कोई मार्क्स एक्स्ट्रा या चार्ज नहीं करेगा। आपको कॉन्सेप्ट बताने हैं कि भाई ये इनकम टैक्स था अभी, अगर अगर डिविडेंड 1 लाख मिलता और अगर उसको 2 सालों में मिला होता तो एक्स्ट्रा ये पे करा, ठीक है। तो दिस इज द मार्जिनल वर्किंग दैट वी हैव डन। तो आपको ये नहीं करना था कि आप 23-24 का पूरा कैलकुलेट कर रहे होते, निकाल रहे होते, नहीं, उससे सिर्फ डिविडेंड पूछा है तो हमने बता दिया उसको। बेस्ड ऑन हिज इनकम इन 24-25 आपको उसका पेमेंट्स ऑन अकाउंट निकालना है। और यहाँ पे क्या, एक्सप्लेन व्हाई क्रूड कैन मेक अ क्लेम टू रिड्यूस हिज पेमेंट्स ऑन अकाउंट विदाउट देयर बीइंग एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी पेनल्टीज। ओके, 24-25 पर आते हैं। 24-25 में अगेन वही चीज है कि उसकी सिर्फ और सिर्फ वो है, डिविडेंड्स है। 24-25 ही बोला उसने। 24-25 जो उसकी, ओके, 25-26 में देगा ना, सही है। ठीक है, ठीक है। उसका जो इनकम टैक्स है वो इतना है, तो इस पे वो देगा अपना पेमेंट। मैं यहीं पे कर रही हूँ उसकी वर्किंग, पेमेंट ऑन अकाउंट, ठीक है। आप 50% देते हैं, सो पेमेंट्स ऑन अकाउंट वुड बी, मैं यहीं पे इसकी वर्किंग कर देती हूँ। इसी इसी आंसर को उठा के आपने सिंपल 0.5 करना है, ठीक है। तो 25-26 में आप जाके इतनी अमाउंट देंगे। किस तरीके से आप देंगे, पहली पेमेंट आप कब करेंगे, 31 जनवरी को, ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट। और दूसरी आप कब करेंगे, 31 जुलाई, ठीक है, 2026 में, अगले साल के लिए। सो 10,000 पहले देंगे, फिर अगले 10,000 6 महीने के बाद। सीजीटी के केस के अंदर वी डोंट हैव एनी पीओएस, ठीक है। अच्छा, और उसने उसने जो एक और पार्ट पूछा था कि भाई वो क्यों अपना कर सकता है ना, क्यों क्लेम कर सकता है, ठीक है। वो क्लेम कर सकता है अपना क्योंकि उसकी उसने सिस्टम फॉलो किया है, उसका सारा टैक्स पे के थ्रू कलेक्ट हो रहा है। तो उस केस के अंदर वो अपने पेमेंट्स और अकाउंट्स को रिड्यूस करा सकता है, ठीक है। वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट। और अगर इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है, किसी को लगता है कि भाई बहुत मुश्किल क्वेश्चन है क्या है, तो बोल बता सकते हैं, यू कैन लाइक ओपन योर माइक्स। अदरवाइज हम सिनेरियो 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। मैम कोई मेन पूल, स्पेशल रेट पूल, इस तरह क्वेश्चन है कोई जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार? देख लेते हैं, हो सकता है हो, देख लेते हैं। मैं तो जी। भी पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का पूछ रही हूँ, आज पार्टिसिपेंट्स आर लाइक डिफरेंट, तो इसलिए ठीक है। मेरे ख्याल से शायद ये वाला क्वेश्चन है, हम इसको कर लेते हैं। सो आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। For the year ended 5th April, Michael's accounts have been prepared using the default cash basis. However, his bank has requested figures कि वो accrual basis के ऊपर बनाया। अकाउंट्स कैश बेसिस के ऊपर है, रिसीट्स हैं, एक्सपेंसेस में ये सब चीजें नोट्स पढ़ेंगे किससे क्या रिलेट करता है। रिसीट्स ऑफ 194,300 एक्सक्लूड अमाउंट्स ओड एज रिसीवेबल, ठीक है जी। ये अमाउंट सेल हो चुकी है आपकी, लेकिन आपको पैसे नहीं मिले हुए, तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किए हुए। 10th April उसने इक्विपमेंट खरीदा है। लोन इंटरेस्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बैंक लोन ऑफ 30,000 दैट माइकल टुक आउट टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल फॉर द बिजनेस, ओके। During the year ended, Michael drove 8,400 business miles and claimed the fixed rates allowance। इतने के ऊपर है। Michael uses the accrual basis, लेकिन वो इसको यूज ही नहीं करना चाहता। गाड़ी खरीदी है उसने 28,800 की। कार was purchased new and has zero carbon dioxide emissions। 70% business mileage है, 30% प्राइवेट है। फिर कार एक्सपेंसेस हैं, उसने क्या किया, उनका सारे के सारे माइनस कर दिए, ये देखें, ये उसका ब्रेकअप है, ठीक है। ओके, अदर एक्सपेंसेस, और उसमें उसने पेबल को इंक्लूड नहीं किया हुआ। इन एडिशन, माइकल इज एम्प्लॉयड पार्ट टाइम, उसकी सैलरी भी है, कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं पेंशन में, और ये सारी चीजें भी लिखी हुई हैं। डेफिनेटली ये सारे सिनेरियो टेस्ट हो रहे होंगे। माइकल लेट्स आउट अ फर्निश्ड स्पेयर रूम इन हिज हाउस। अब आप देखिए, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चन से प्रॉपर्टी इनकम भी है उसकी, क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है, एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है, पेंशन भी है, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन।
सेविंग्स भी है, डोनेशंस भी दे रहा है, ठीक है। तो ये सारा इम्पैक्ट आपको पता होना चाहिए ना। डोनेशन क्यों लिखी हुई है यहाँ पे, व्हाट विल हैपन विद इट, आपके टैक्स बैंड्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, करते हैं वो क्वेश्चन में आपसे क्या मांगता है। फिर उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। आई थिंक ये कुछ और क्वेश्चन आ गया है बीच में। ओके, हम माइकल का क्वेश्चन करें। Okay. As Michael has started to trade on 6th April, briefly explain four of the badges of trade जिससे आपको पता चलेगा वो ट्रेडिंग करता है नॉन ट्रेडिंग करता है। ये कोई बता सकते हैं मुझे यहाँ पे कि कैसे पता चलेगा ये, कि कोई भी बिजनेस है वो ट्रेड कर रहा है या वो काम जो जो भी कारोबार वो कर रहा है, वेदर इट्स ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग। ये ना बुक के अंदर एक बुकिश सा क्वेश्चन है, वैसे आपको सिर्फ चार एक्सप्लेन करने हैं यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप चेक करेंगे वो एम्प्लॉयमेंट करता है, जॉब है उसकी, अपना बिजनेस है। अगर तो अपना बिजनेस है तो ट्रेडिंग है, अगर जॉब करता है तो नॉन ट्रेड, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि भाई वो जो भी चीजें सेल करता है उसका क्या रीजन है। अगर तो उसकी नॉर्मल सेल है, काम ये वो ट्रांजेक्शन है बहुत सारी, तो ट्रेडिंग है, ठीक है। और जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने कोई अपनी चीज ऐसी सेल आउट की, नॉट फॉर ट्रेड पर्पस, जस्ट फॉर द प्रॉफिट पर्पस, या मेरे पास स्टॉक था, मैंने वो सेल आउट कर दिया, नॉन ट्रेडिंग। आप देखते हैं आपका मोटिव क्या है बिजनेस का। अगर तो कोई बंदा कहता है प्रॉफिट कमाने के लिए मैं काम करता हूँ, वो ट्रेडर है, ठीक है। एक हाउसवाइफ या एक जॉब करने वाला नॉर्मल बंदा वो प्रॉफिट के लिए चीजें नहीं कर रहा होता, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ट्रांजेक्शन्स की क्या फ्रीक्वेंसी है। साल में मैंने एक बार कोई एक चीज सेल आउट किया, डजंट मीन कि मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है। इट्स फ्रीक्वेंसी शुड बी ऑन एंड ऑफ, चलता हुआ बिजनेस। तो आपने कोई सी भी चार बातें यहाँ पे लिख देनी है, यू विल गेट फुल मार्क्स। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको टीएटीपी निकालना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। अब मैं ऊपर चले जाती हूँ परफॉर्मा की तरफ, एंड फ्रॉम देयर वी विल बिगिन। 76620, ओके। ओके, सो नेट प्रॉफिट इज 76620। हाँ जी, इसके अंदर क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, सबसे पहला पॉइंट उसने दिया हुआ था, आपने रिसीवेबल ही नहीं डाला हुआ इसके अंदर, तो हम सबसे पहले रिसीवेबल ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट माइनस की भी है, बिल्कुल ठीक किया हुआ है, तो मैं सिंपल कुछ भी नहीं करूंगी, इसके ऊपर जीरो। लोन इंटरेस्ट बिल्कुल सही है। उसके बाद माइलेज अलाउंस 3780, ये माइनस कर देंगे हम यहाँ से, ऐड बैक कराएंगे इसको क्योंकि इसके अंदर पर्सनल भी चीजें यूज हुई हुई हैं। अच्छा, उसके बाद दैट्स ऑल, ये बिल्कुल ठीक है। ओके फाइन, लेट्स मूव डाउन। गाड़ी के लिए कितना उसने अपना पर्सनल यूज किया, ओके। वी विल ओनली टेक द 70% जो कि हमसे रेलिवेंट है, बाकी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसने अपने जो गाड़ी के उसके खर्चे हैं 3220, हम ये लेंगे, फ्यूल लेंगे, बाकी सारी चीजें नॉट अलाउड, ठीक है। तो मतलब वट एवर उससे सब्ट्रैक्ट किया है तो ठीक है, फाइन, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। हम यहाँ से जो चीज लेंगे, गाड़ी के एक्सपेंसेस जो माइनस कराएंगे हम, कार एक्सपेंसेस, वी विल टेक, बल्कि मैं डायरेक्ट ही कर लेती हूँ उसको यहाँ पे। वी विल टेक 3220 प्लस 1670 और मल्टीप्लाई बाय 70% हो, ठीक है। और ये बेसिकली सब्ट्रैक्ट होगा, ओके। उसके बाद क्या चीज है, एक गाड़ी खरीदी है सिर्फ और सिर्फ उसने, और कुछ भी नहीं किया है, तो आपका जो कैपिटल अलाउंस जाएगा, ये सारा का सारा आपका क्वालिफाई कर जाएगा फर्स्ट ईयर अलाउंस के अंदर। FIA ये पूरे का पूरा ठीक है, किसी पूल में नहीं जाएगा क्योंकि नई गाड़ी है बिल्कुल। तो 28,800 को हम करेंगे 100% एंड मल्टीप्लाई बाय 0.7, ठीक है जी, ये हो गया। ये भी सब्ट्रैक्ट होगा इसके अंदर से, इसको माइनस कर देते हैं। Then we are having the payables figure 5700, इसको माइनस कराएंगे।
ठीक है, सारी चीजें कवर अप हो गई हैं, कोई हमने अमाउंट छोड़ी नहीं है। हम इसको सम करते हैं और अपना टीएटीपी निकाल। ठीक है। इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। ओके। उसकी कौन कौन सी इनकम है? उसकी ट्रेडिंग इनकम है, ठीक है। उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है। उसकी पेंशन इनकम है, ठीक है। और इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। सेविंग्स भी हैं, वो मैं सेविंग्स के कॉलम में करूंगी। ये सारी उसकी इनकम है, ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट हम उठाएंगे यही जो हमने निकाला है। अगर किसी ने यही वर्किंग गलत की, यहाँ पे भी गलत आंसर लेके जाएगा तो उसका ये वाला पार्ट भी गलत हो जाएगा। तो आप रिस्क देखा करें क्वेश्चंस में हमेशा से। एम्प्लॉयमेंट इनकम उसकी कितनी है? 16,400 उसकी एनुअल सैलरी है, ठीक है। यही फिगर उठा के यहाँ पे लिख दी। पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 656, ठीक है। प्रॉपर्टी इनकम के अंदर उसने सिर्फ एक रेंटल इनकम की बात की हुई है कि रेंटल रूम रिलीफ वाली बात आ जाएगी। 7,500 से ज्यादा उसकी क्या कहना चाहिए, उसकी इनकम है। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, हमें अगर प्रॉपर्टी इनकम निकालनी है वी विल सिंपली टेक 8,400 माइनस 75, ठीक है। ये हो जाती है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी जो सेविंग्स इनकम है 480। तो मैं एक साथ भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे लिख लें अलग से 480, ठीक है। डिविडेंड्स वगैरह कुछ भी नहीं है, टोटल इनकम निकालते हैं। और ठीक है, इट मीन्स ही इज अ हायर रेट टैक्स पेयर। इसके अंदर से पर्सनल अलाउंस माइनस होगा 12,570 एंड वी विल अप्लाई सेम फॉर्मूला डाउनवर्ड्स एज वेल। इधर करेंगे इसको, क्या आ जाएगा, ये ही उठा के नीचे, ठीक है। अब इसके ऊपर उसकी लाइबिलिटी लगानी है, ठीक है। तो मुझे अगेन किसी को अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होती है कि दे डोंट नो बेसिकली कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ऐड नहीं हुआ, पर्सनल अलाउंस इसमें से जाएगा। अच्छा, मैं कह रही थी कि अगर अगेन आप टैक्स बैंड्स अपने पास जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि वो भूल जाएगा, उसको नहीं आएगा कुछ भी समझ में, तो वो कर सकता है, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट इधर से ही कर लेती हूँ। प्लस 62,570, ठीक है। 4, ठीक है। इसको भी आप ऐड करेंगे यही आएगा, जहां से ट्रैक करेंगे ये आएगा। अब हमारे पास जो बैंड्स है, ठीक है। तो अगेन फर्स्ट सबसे पहले कौन सा बैंड फिल होगा? बेसिक। बेसिक जाएगा आपका 20% के ऊपर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब आपके पास कितनी स्पेस लाइक अवेलेबल होगी बेसिक के ऊपर। अब आप ये बात देखें, आपका जो बैंड है वो बढ़ जाएगा 700 से, क्योंकि आपने गिफ्ट डोनेशन की और उसने अमाउंट ग्रॉस ही दी है, नेट नहीं दी है। तो 37,700 के बजाय ये हो जाएगा 38,400। आप एक साथ भी लिख सकते हैं, आप अलग अलग करके भी एग्जामिनर को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मेरे मुझे कितनी अवेलेबल है, लाइक जो जगह है मुझे अपना जो टैक्स पे करना है बेसिकली, मैं हायर के ऊपर कितना पे कर सकती हूँ। सो 62,571 में से, बल्कि 62,019 के अंदर से अम, ये मैंने लिया, ठीक है। और इसमें से कितना टैक्स हो चुका है? ये टैक्स हो गया है, ये टैक्स हो गया है, ठीक है। सो 0.4 ये मेरा हायर पे जाएगा। अब जो आपकी सेविंग्स इनकम है, आप हायर टैक्स पेयर है, आपकी सेविंग्स 1,000 तक जो है वो एग्जाम्प्ट होती है, तो इट विल बी जीरो।
अब बस सिंपल हम फॉर्मूला लगाते हैं और इसको ड्रैग डाउन करते हैं। ठीक है, सम करना चाहें सम कर लें। मैम प्लस, हायर रेट के लिए 500 तक नहीं होता? ओ यस, हायर रेट टैक्स पे 500 तक होता है, बेसिक इज एट 1000। यस, फिर भी कोई फर्क तो नहीं पड़ा वो? फोर फिर भी एटी तो आपका नेगलेक्ट उसमें बैंक के जा अंदर रहा ही है, है। एग्जाम्पशन में ही जा रहा है। जी। और मैम ये जो ऊपर आपने प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट किया उसके अंदर आपने 7500 कहाँ से लिया है ये? रेंट और रूम रिलीफ की थ्रेशोल्ड होता है उसका। टैक्स टेबल रेंट के और अंदर रेंट हाँ की है, जब भी ठीक। बात होती है ना, उसमें से होता है, देखो उसके एक्सपेंसेस कितने थे। प्रॉपर्टी का अगर जी। आप पढ़िए, उसके एक्सपेंसेस यहाँ पे कितने आ रहे थे। तो उसमें ना एक थ्रेशोल्ड टाइप चीज है कि आप 7500 तक माइनस कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा। तो अच्छा, उसकी ठीक हो बेसिस गया। पे ये किया है। या आपके जी एक्सपेंसेस ठीक है। माइनस हुए हैं इसमें से, इनकम के हाँ। अंदर से। हाँ जी ठीक। जी। उसके एक्सपेंस 1260 है ना, तो वो माइनस कर सकता है 7500। जी किस लिमिट तक होता है कि अगर एक्सपेंसेस जो है वो एक लिमिट से नीचे या ऊपर चले जाएं 7500 नहीं होगा? नेटिंग के अंदर आप 7500 मैक्सिमम एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं। अगर आपका कम है 7500 से, तो यू कैन यूज दैट लिमिट। इट्स काइंड ऑफ अ अगर लिमिट। 7500 से ज़्यादा है तो फिर नहीं यूज़ कर सकते? तब भी 7500 पे जाएंगे ना, अगर आपने इलेक्शन कराया हुआ है और आपको लेटिंग पे ही जाना है, तो आप वही कर रहे होंगे। हम्म। अच्छा, ठीक हो गया। रिलीफ लेते हैं तो वो रिलीफ काइंड ऑफ मिलती है आपको, इसीलिए उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बाय क्या कहते हैं, HMRC ने इसको ये दिया है। जी सो ठीक हो दिस इज गया। हाउ यू आर डन विथ योर लाइबिलिटी एज वेल। ठीक है, जिसको इसको लिखना होता है वो लिख सकता है, BRB है, ये एक्सटेंशन है गिफ्ट डोनेशन की वजह से, ये हायर रेट जो है वो उस पे पे हो रहा है, और ये सेविंग्स है। यहां तक किसी को कोई इशू? ये वी आर डन विथ क्वेश्चन 2 एज वेल। सना कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब ये कंपनी से रिलेटेड है, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो आप देखें उसने इस एग्जाम के अंदर क्या चीज टेस्ट की है। उसने हायर स्किल्स टेस्ट की है, उसने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारी चीजें टेस्ट कर ली, और अब इसके अंदर वो कंपनी को कॉर्पोरेशन टैक्स को टैक्स करेगा। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ठीक है जी। उसके बाद उसने उसका ब्रेकअप दिया हुआ है, लीगल फीस है, उसका ब्रेकअप है। ठीक है, इसमें से क्या क्या लेंगे क्या क्या नहीं लेंगे वो देखते हैं। QCD 4600 है, डोनेशन 600 है, एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस है। ठीक है, उसके बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री है, हम पढ़ लेंगे, बाद में भी पढ़ा जा सकता है। ये उसने फिर आपको ब्रेकअप अवेलेबल किया हुआ है, और अगेन उसकी कुछ ना कुछ नोट्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, सबसे पहले उसको चाहिए कि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल भी लगे, और एक ही पार्ट है इसका। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, वो कहता है जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो जो लिखा हुआ है, आप उसका टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट निकाल। तो एक ही पार्ट है। ठीक है, मुझे शायद 15 मिनट ही लगेंगे इसको करने में, लेकिन अब आप लोग देखिएगा, और मैं बीच में आप लोग का इनपुट भी लेती हूँ। ठीक है, ओके जी। कितना था, 982 यहाँ पे कर रहे हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट 982,200। ठीक है, अब इसके अंदर से उसने जो लीगल फीस वाली बात की हुई है, तो हम देखेंगे लीगल फीस में जो फ्री होल्ड बिल्डिंग परचेज की है, बिल्कुल सही माइनस हुआ हुआ है, बिल्कुल ठीक है। शेयर्स खरीदे, बिल्कुल सही माइनस किया हुआ है। ट्रेडमार्क्स की रजिस्ट्रेशन माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके अंदर इसको आप बोल्ड कर लें कि जैसे ये हेडिंग है, यहां पे आ जाए, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स को आप माइनस कर देंगे 2880। उसके बाद जो आपने लोन नोट्स की रीपेमेंट की है, ये भी माइनस होगी, 5470।
ठीक है, ये आपका ब्रेकअप यहाँ पे डन हो गया। इसके नोट्स पढ़ने हैं, आपने पढ़ लें, बिकॉज आई रेड दिस थिंग आउट, तो इसलिए मुझे समझ में आ चुका है कि वो किस वजह से सब कुछ कह रहा है। ठीक है, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, फाइन्स नॉट अलाउड। ओके, उसके बाद आ जाते हैं क्यूसीडी की तरफ। तो क्यूसीडी ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट होती है, दैट्स परफेक्टली फाइन। पॉलिटिकल डोनेशंस सही है, बिफोर बिफोर से पहले था, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब आते हैं एनुअल अलाउंस की वर्किंग की तरफ, द पार्ट 3 का जो है। कहते हैं कि जब आपको ये एआईए अवेलेबल भी नहीं था, ठीक है, आपने कोई सेकेंड हैंड वेयर हाउस खरीदा 292,000 का, ये उसकी डेट्स हैं, कंस्ट्रक्ट हुआ था 15 साल पहले। सिल्विंग लिमिटेड एंड द वेंडर हैव अ जॉइंट इलेक्शन कि वो 292,000 की जो परचेज कॉस्ट है वो उसको एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मिलेगा क्या, एआईए के अंदर से। और जब भी हम किसी बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो उसको हम एआईए नहीं देते, उसको हम देते हैं एसबीए। तो इस वाली चीज को तो एसबीए जा रहा होगा। तो अभी शुजा ने कहा था ना कि मेन पूल कोई स्पेशल रेट पूल, तो यहाँ पे कंपनीज के केस में आप ये देख सकते हैं कि वो क्या चीज है। ठीक है, अब एआईए कैसे मिलेगा? एआईए मिलेगा आपको बिल्डिंग की कॉस्ट के ऊपर? नहीं। एआईए आपको मिलेगा लैंड पे? नहीं, क्योंकि उसके लिए जाएगा एसबीए, स्ट्रक्चर एंड बिजनेस अलाउंस, विच इज अ सेपरेट थिंग, जो हम पॉइंट 4 में देख रहे होंगे। तो वेंटिलेशन सिस्टम के ऊपर 14,700 पे एआईए मिलेगा, यस। और हीटिंग सिस्टम पे मिलेगा। तो 38,600 आपका एआईए के अंदर फॉल कर जाए। तो वेरी वेरी सिंपल, 14,700, ठीक है, यही आपका कैपिटल अलाउंस बनेगा डेफिनेटली। 23,900, 38,600 ये सब्ट्रैक्ट होगा इसके अंदर से। मैं अगर यहाँ पे लगाऊं माइनस, नहीं जगह ही बदल देगा, तो मैं इधर भी इसको कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद जो एसबी आता है, तो एसबीए का फॉर्मूला है विच आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। तो एसबीए के लिए बेसिकली क्या होता है, आप सबसे पहले तो देखते हैं कितने महीने में क्या काम हुआ है, उसके ऊपर 3% लगता है। ठीक है, तो आपने बिल्डिंग खरीदी थी 384 की, और उसके बाद परचेज प्राइस है 94,000। तो उसके अंदर हमारा कितना एक्सपेंस माइनस करेंगे? तो दिस इज लाइक माई 290,000 का काम। ठीक है, और इसके ऊपर आप लगाएंगे 3%, क्योंकि ये बाय टैक्स टेबल में आपको गिवन होगा। और कितने महीने का काम है? 1 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने। सो इसको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। और क्या चीजें गिवन है इसके अंदर? कोई ओके, कुछ और नहीं है। ओके, लोन के बारे में बात की गई है, इंटरेस्ट है 3,300, और पिछले साल का भी उसने ऐड किया हुआ है। तो हमें तो अपने फिस्कल ईयर से मतलब होता है, हमें दूसरों के फिस्कल ईयर से लेना देना नहीं होता है। तो वी विल ओनली सब्ट्रैक्ट जो हमें माइनस करना है, यानी कि 22। यहाँ पे भी मैं लगा देती हूँ माइनस। साइंस के साथ जरा थोड़ा केयरफुल रहिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। अब हम निकालते हैं रिवाइज ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, और हम इसको सम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाती है चीज हमारे पास। कंपनीज के केस के अंदर चार्जेबल गेन भी इसी में इंक्लूडेड होता है, तो वो भी हम ऐड कर देते हैं कि क्या है मसला। सिल्विंग सोल्ड इट्स एंटायर शेयर होल्डिंग, और उसने सारी की सारी अपनी शेयर होल्डिंग सेल आउट कर दी है। ठीक है, कितने की बेची है उसने? 136,800 की उसकी डीपी है। शेयर्स परचेज किए थे उसने 39,600 के, वो भी माइनस कर देंगे, इंडेक्सेशन फैक्टर लगा देंगे। बहुत ही अगेन सिंपल है ये भी। तो डीपी उसकी रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पर 136,800, 136,800। ठीक है, उसके अंदर से उसकी जो कॉस्ट है वो माइनस होगी 39,600।
और इसी के ऊपर इंडेक्सेशन फैक्टर लग जाएगा 0.08 ऊपर। ओके जी, सब्सिडरी कंपनी है, क्या हुआ इसके साथ? ओके, there is a capital loss in the group and there are some trading losses as well। हम चार्जेबल गेन से सिर्फ कैपिटल लॉस ही रिकवर कराएंगे और कुछ और लेंगे नहीं, ठीक है? तो जो लॉस ट्रांसफर हो रहा है 23,300 और 9,900, ये हम इस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, लॉस सेट ऑफ होगा। सो आपका लॉस सेट ऑफ होगा 233,800 से 233,300 एंड 99। सो मेरे पास चार्जेबल गेन की वर्किंग आ जाती है। ये टोटल इनकम हो गई कंपनी की, ठीक है? इसके अंदर से फर्दर व्हाट आई कैन सब्ट्रैक्ट इज माय क्यूसीडी, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, 4,600 थी आई थिंक सो। ऊपर कहीं लिखा हुआ था उसमें क्यूसीडी, क्यूसीडी, हाँ 4,600, ठीक है, वो हम इसके अंदर से माइनस कर देंगे, वो यूज कर सकता है, ठीक है? उसके बाद और क्या चीज अवेलेबल है उसको? अप लिमिटेड का यहाँ पर वो एज अ ग्रुप रिलीफ उसको यूज कर सकता है बिकॉज ऑफ द परसेंटेज जो सब्सिडी उसके पास है, मोर देन 75%। सो इसलिए ये चीज तो रिलीफ से निकल जाएगी। डाउन लिमिटेड की नहीं निकल सकती क्योंकि वो इनडायरेक्ट भी 75 नहीं आएगा, आप 80/80 करेंगे तो 60 या कुछ 64% पे होगा। सो बस दैट्स ऑल, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। और 600, ये आपका टीटीपी आ जाती है। एक ही पार्ट था तो वो हमने कर लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे तो बताएं। मैं अभी आपके साथ ये शीट शेयर कर दूंगी और इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, 5 5 5 मिनट में भी क्वेश्चन हो जाता है।